नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम परिस्थिति की अवधारणा पर बात करेंगे। परिस्थिति का तात्पर्य होता है किसी भी समाज अथवा समूह में व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया गया पद से है। यह तो जन्म से प्राप्त होता है या फिर व्यक्ति अपने गुण, कर्म एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। अर्थात परिस्थिति का तात्पर्य पद से होता है। रॉबर्ट बिरस्टिट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में लिखा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, दुकानदार, छात्र, इंजीनियर आदि परिस्थितियां हैं। परिस्थिति की अवधारणा पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी पुस्तकों में अध्ययन किया, जिसमें रॉबर्ट बिरस्टिट ने द सोशल ऑर्डर पुस्तक में, ऑकबर्न एंड नीमकॉफ ने ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में, किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी में, इलियट एंड मेरिल ने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में, किम्बाल यंग ने ए हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में और लेपियर ने थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल में अध्ययन किया। इलियट एंड मेरिल ने अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। देखिए, यहाँ पर इलियट एंड मेरिल ने जो व्यक्ति का पद बताया है वह या तो अपने आयु के आधार पर, परिवार में, वर्ग, व्यवसाय आदि के आधार पर प्राप्त करता है पद। ऑकबर्न एंड नीमकॉफ ने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि ये समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात किसी समूह में व्यक्ति का पद क्या है यह बताती है परिस्थिति। लेपियर ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल में लिखा है कि सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। यानी कि समाज में जो व्यक्ति पद प्राप्त किए हुए होता है वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। बिरस्टिट ने द सोशल ऑर्डर में लिखा है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। बिल्कुल स्पष्ट है कि यानी जो भी व्यक्ति पद प्राप्त करता है वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। सारांश रूप में परिस्थिति व्यक्ति की समूह है अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो पद या तो वह जन्म से प्राप्त कर रहा है या कर्म से प्राप्त करता है, लेकिन जन्म और कर्म के आधार पर परिस्थिति का जो रूप है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी कि परिस्थिति के जो आधार की बात हम करें, उसके प्रकार की बात करें तो सन 1936 में राल्फ लेंटन ने समाज में दो प्रकार की परिस्थितियां बताई है। पहली प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति का मतलब व्यक्ति को जन्म से ही कुछ परिस्थितियां प्राप्त हो जाती है। यानी जिस समाज में, जिस परिवार में उसने वो जन्म लेता है, स्वतः समाज उसे वह परिस्थितियां प्रदान कर देता है। विश्व के सभी समाजों में यह परिस्थिति पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थितियों पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता।
जैसे स्त्री या पुरुष होना, यानी कि स्त्री और पुरुष, अब ये विधाता के हाथ में है कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो ये जो है पद व्यक्ति का उस पर नियंत्रण नहीं होना। सुंदर या कुरूप होना, लिंग भेद, आयु भेद, जाति, प्रजाति, नातेदारी आदि प्रदत्त परिस्थितियां हैं। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार पर लिंग भेद की यदि हम बात करें तो लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री एवं पुरुष की परिस्थितियां एवं भूमिकाओं में अंतर होता है। प्राय स्त्रियों को कमजोर, भावुक, कोमल, सहज विश्वासी, धार्मिक तथा एक विवाही माना जाता है। भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न ही रही है। चूंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है और यहाँ महिलाओं की स्थिति निम्न रही है। महिलाओं पर पर्दा प्रथा के नाम पर है कुछ कुरीतियां थोप दी गई। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, इस प्रकार की जो बातें आती है वो महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी है। वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक, धर्मशास्त्र काल, फिर मध्यकाल और ब्रिटिश काल, मध्यकाल तक भी स्त्रियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार माना जा सकता है। यहां पर 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया। फिर उसके बाद में हिंदू मैरिज एक्ट भी लागू किए गए। कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति में उत्तरोत्तर क्षेत्र में वृद्धि होती रही है। लेकिन जब हम मातृसत्तात्मक परिवार की बात करते हैं तो यहां आवश्यक नहीं है कि पुरुषों की स्थिति उच्च रही हो। गारो, खासी और नायर लोगों में माताओं की परिस्थिति पुरुषों की तुलना में ऊंची रही है, क्योंकि वहां सत्ता जो है कन्या से माता से कन्या को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है यह सापेक्ष शब्द है। आयु भेद की बात अगर हम कहें तो यहां यह एक शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य भी है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध के रूप में किया जा सकता है और यही कारण है कि इसी स्थिति में उनको विभिन्न परिस्थितियां प्राप्त होती है। यदि हम ये कहें कि जैसे शिशु और बालक के द्वारा कोई गलत कार्य कर दिया जाता है या कोई नैतिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब युवा और प्रौढ़ के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो उसकी आलोचना की जाती है, यहां तक कि उनको दंड भी प्रदान किया जाता है। ये आयु के आधार पर है। ऐसा माना जाता है कि शिशु और बालक में जो है मानसिक क्षमता का विकास इतना नहीं हो पाता, जबकि युवा, प्रौढ़, वृद्ध के रूप में मानसिक विकास होता है। दूसरी बात यदि हम कहें तो भारत में राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। यह आयु के आधार पर ही किया गया है। इसी प्रकार मत देने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का लिए आयु महत्वपूर्ण है। परंतु यह भी निश्चित है कि सदैव ही परिस्थिति के निर्धारण में आयु ही महत्वपूर्ण नहीं होती, वरन उसके साथ व्यक्ति के गुण, नातेदारी, क्षमता, शिक्षा एवं सांस्कृतिक आधार भी होते हैं। यहां एक और चीज है, जैसे संयुक्त परिवार व्यवस्था है, उसमें वयोवृद्ध व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची होती है परिवार के अन्य सदस्यों में से। यानी संयुक्त परिवार में उसकी स्टेटस ऊंची है वयोवृद्ध व्यक्ति की, लेकिन वही वयोवृद्ध व्यक्ति किसी ऑफिस में चपरासी के पद पर कार्य करता है तो अधिकारी की तुलना में उसकी स्थिति निम्न मानी जाएगी। यहां पर दूसरी चीज हो रहा है कि जिन समाजों में आजीविका प्राप्त करना कठिन होता है वहां युवा लोगों का अधिक महत्व होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में युवाओं का महत्व वृद्धों की तुलना में अधिक होता है। देखिए, अब जब पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां जीवन जीना कठिन होता है, वहां संघर्षमय जीवन है, इसलिए युवाओं को जो है महत्व वहां ज्यादा होता है बजाय वृद्ध की व्यक्तियों की तुलना में।
और तीसरी बात, नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती है। अब यहां नातेदारी देखिए, एक तो है रक्त से संबंधित, ब्लड रिलेशन होता है, और एक है विवाह से संबंधित। ब्लड रिलेशन में माता पिता तथा बच्चों के संबंध तथा भाई बहन के संबंध, ये तो है ब्लड रिलेशन पे। और विवाह के आधार पर होता है पति और पत्नी के संबंध। इस आधार पर जो पद व्यक्ति को प्राप्त होता है वह उस पद के अनुरूप वह कार्य भी करता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा, जीजा साला, दादा दादी, सास ससुर आदि सभी परिस्थितियां नातेदारी के आधार पर ही तय होती है। नातेदारी के साथ व्यक्ति के कुछ अधिकार एवं दायित्व भी जुड़े होते हैं, यानी जो वह पद प्राप्त करता है तो उस पद के साथ में अधिकार और दायित्व भी है, और समाज उससे यह अपेक्षा करता है कि वह अपने जो है दायित्व का निर्वहन करें। चौथी बात आती है जन्म। यहां परिस्थिति यह भी देखी जाती है कि व्यक्ति का जन्म कहां हुआ। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी ग्रुप में जन्म लेने वाले व्यक्ति की परिस्थिति ऑटोमेटिक ऊंची मानी जाएगी अन्य व्यक्तियों की तुलना में। उसी प्रकार जाति अथवा प्रजाति, जाति के अंदर भी देखा जाता है कि ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोपरि है अन्य जातियों की तुलना में, और प्रजाति में श्वेत प्रजाति का महत्व अधिक है निग्रो प्रजाति की तुलना में। तो यह भी जो है निर्धारण होता है। और पांचवी बात, शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियों को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रदान की जाती है। जैसे काले एवं कुरूप की तुलना में सुंदर व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची होती है, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली व्यक्ति तथा बीमार, लूले, लंगड़े एवं अपंग व्यक्ति की तुलना में स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। और छठी बात आती है जाति एवं प्रजाति। ब्राह्मणों की परिस्थिति अन्य जातियों की तुलना में ऊंची मानी गई है, अतः जाति के आधार पर ब्राह्मणों की स्टेटस परिस्थिति ऊंची है। इसी तरह श्वेत प्रजाति की परिस्थिति निग्रो प्रजाति की तुलना में ऊंची मानी जाती है। तो कुल मिलाकर यही है कि जो जन्म से या समाज स्वतः व्यक्ति को पद प्रदान कर देता है वह प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।